meaning and evolution of money. A thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. किसी भी चीज को अगर मैं कहूं कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल हो रही है कि बदले में आप ये ले लो, मैं आपको बदले में ये दे देता हूं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. एग्जाम्पल, a rupee in India is money and is it commonly accepted. Commonly means every person accepts it as a money. ये नहीं कि मैंने एक कागज का नोट लिख दिया, कहूंगा कि मेरे लिए मनी है, आपको, हम बस इस कम्युनिटी के लिए मनी है, बाकी लोगों के लिए मनी नहीं है. ठीक है, वैसे सबके लिए मनी है, कॉमनली एक्सेप्टेड है, वो सबके लिए मनी होना चाहिए. लाइकवाइज अ डॉलर इन यूएसए इज मनी, क्योंकि वो कॉमनली वहां पर एक्सेप्टेड है. अगर मैं यहाँ पे आप लोग मुझे डॉलर में लाके फीस दो, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट. मैं एक्सेप्ट कर भी लूंगा तो मुझे आरबीआई जाके चेंज कराना पड़ेगा, या मुझे एयरपोर्ट जाके चेंज कराना पड़ेगा. वाई वुड आई टेक टेंशन? यहाँ पे कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं है. रुपी इंडिया में कॉमनली एक्सेप्टेड है, तो इट इज मनी हियर. ठीक है, यूएसए का जो डॉलर है वो मनी नहीं कहलाएगा, वो करेंसी कहला सकता है. ठीक है, तो फॉरेक्स कहलाएगा. इन ओल्डन डेज, पहले के जमाने में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे. ठीक है, देयर वाज नो मनी. Thus, a cobbler would make shoe in return of wheat from the farmer. अगर एक कोबलर को, मतलब मोची को, अगर जूते बनाने हैं तो बदले में वो क्या ले लेगा? गेहूं ले लेगा. A farmer worker would get grain as a reward for his labor. जो एक टिलर्स होते हैं, जो किसी की किराए पर खेती पर वो करते हैं, लेबरिंग करते हैं, तो वो जो है उनके बदले में क्या मिल जाता है? उनको ग्रेन मिल जाते हैं. लाइक क्यों कहते हैं, हम बोएंगे सब कुछ, हम मेहनत करेंगे, हमें आधा दे देना या 1/3 दे देना, एंड सो ऑन. दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज बार्टर सिस्टम. बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, क्योंकि हर किसी की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं. पहले लोगों की इच्छाएं बहुत सीमित होती थी, ठीक है ना, कि इतनी ज्यादा नीड्स नहीं होती थी लोगों की, हाँ हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए. लिमिटेड सोच, लिमिटेड नीड. तो उस टाइम पे मनी का एवोल्यूशन नहीं हो पाया, तो कोई दिक्कत भी नहीं थी. तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ नीड्स बढ़ती गई, वांट्स बढ़ती गई, वैसे वैसे एक्सचेंज भी ज्यादा होने लगे. बार्टर सिस्टम जो है प्रूव टू बी इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट. फिर बार्टर सिस्टम का रोल जो है वो थोड़ा कम हो गया. इट इज देन दैट वी इन्वेंटेड मनी. उसके बाद ही हम लोगों ने मनी का इन्वेंशन सोचा. ये बंद क्यों नहीं है बेटा? इसमें कुंडी टाइट के लगाना है, इसमें मच्छर घुस गया आज बहुत सारे. थोड़ा टाइट करके लगाने, हम लगाते नहीं रोज. ठीक है, तो मनी को इन्वेंट किया गया एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से. नाउ गुड्स आर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स. आज के डेट में हम लोग सामान के बदले में सामान नहीं बेचते हैं, बल्कि गुड्स आर सोल्ड फॉर मनी, बिकॉज एवरीवन नीड्स मनी ओनली, नथिंग एल्स. इनिशियली सबसे पहले शुरू में गोल्ड कॉइन बनाए गए, सिल्वर कॉइन बनाए गए. सब्सिक्वेंटली अलॉय मेटल वाज यूज्ड फॉर द कॉइनेज. सिक्के बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल किया जाता था, या गिलेट. गिलेट के सिक्के आज भी बनते हैं, जो आपके 1-2 रुपए के सिक्के होते हैं. गिलेट वाज द मेन अलॉय, अलॉन्ग विथ पेपर मनी. कुछ पेपर मनी भी बनते थे. एंड नाउ is the age of plastic money in the form of cash card, credit card, debit card, etc., or e-money in the form of electronic wallets, Paytm wallet, Google Pay, Phone Pay, everything. And the origin of money is related to the need of facilitate exchange. मनी का जहां पर भी आपका इवोल्यूशन हुआ है वो केवल और केवल एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए हुआ है, ताकि एक्सचेंज इजीली हो सके. दो इनिशियली इन्वेंटेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहले शुरू में मनी का जो एक लिमिटेड फंक्शन था वो जस्ट इतना ही था कि वो विनिमय का माध्यम था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज केवल. ठीक है ना, क्योंकि मनी का इस्तेमाल केवल एक्सचेंज के लिए किया जाता था. नो स्टोरेज, ठीक है ना, नो फ्यूचर पेमेंट, नथिंग एल्स. ग्रेजुअली मनी फाउंड इट्स अदर यूजेस एज वेल. लेकिन धीरे धीरे मनी के जो यूजेस हैं वो बढ़ते चले गए. क्लियर है?
मनी इज यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जिसमें आप लोगों को एक कहावत सी लिखवाई थी, उसमें भी या इसमें भी होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, कि यस यस यस, मनी हैज फंक्शन फॉर मीडियम मेजर वैल्यू एंड स्टोर। मुद्रा के हैं कार्य चार, माध्यमक मापक मान भंडार। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करवाया था ये। तो मतलब मनी के चार फंक्शन है। पहले मनी का फंक्शन केवल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, उसके बाद में इसके तीन फंक्शन और जुड़ गए। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि पैसे को हम लोग अपने गल्लों में, अपने तिजोरियों में पैक करके कभी के लिए भी रख सकते हैं, है ना, जब तक कि डिमोनेटाइजेशन ना हो। एंड मनी इज यूज्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग, उसको हम सेविंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, अब जैसे कि हमें यूज करना है, मान लीजिए मनी को, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि मनी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए भी। कभी फ्यूचर में अगर हमें पेमेंट करनी हो तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू कि हम हर चीज को पैसे में नापते हैं, मनी में नापते हैं कि भाई ये कितने का है, ये कितने का है, हर चीज। तो मतलब मेजर ऑफ वैल्यू की तरफ इसका इस्तेमाल किया जाता है। Owing to multiple functions, money has acquired a wider definition than merely a medium of exchange. It is defined as तो मतलब मनी की डेफिनेशन और वाइडर हो गई, और मनी की डेफिनेशन वाइडर हो गई का मतलब क्या हुआ, मनी हो गया कि एनीथिंग इज मनी, मनी इज व्हाट मनी डज। कोई भी चीज मनी है जो मनी का काम करती है, मनी इज व्हाट मनी डज। तो फंक्शन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। द डेफिनेशन ऑफ मनी कन्वे द बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। These are money act as a medium of exchange, money serve as a store of value that people save in terms of money, and money is a measure of value as well. Market price of goods and services expressed in terms of money. Money serves as a standard for deferred payment. कभी भी आपको करना हो पैसे पेमेंट करते हो, आप मनी में डिसाइड करते हो कि भाई अगर मैं आपसे आज 1000 रुपए ले रहा हूं तो फ्यूचर में आपको 1100 रुपए दूंगा। ऐसे मनी में डिसाइड करते हो ना कि कितना ब्याज लग जाएगा। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, बहुत मैं आपको इतना रीड नहीं कराऊंगा, सिंपली बता देता हूं कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि इस सिस्टम के अंदर हम लोग सामान के बदले में सामान क्या क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसमें से कि एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है, मतलब इच्छाओं का आपस में दोहरा संयोग होना। ठीक है, कि जो चीज तुम्हें चाहिए वो मुझे चाहिए, वो मेरे पास हो, और जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास हो। ठीक है, तभी ये हो सकता था। और जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता है उसको हम बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी या सीसी इकोनॉमी। सीसी मींस कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी। ड्रॉबैक्स मैंने बताया आप लोगों को, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, क्योंकि हर चीज को हम सेम चीज से नहीं नाप सकते हैं। अब अगर मुझे मान लीजिए सब्जी लेनी है तो उसमें कितने गेहूं देने होंगे, ठीक है ना। अगर मुझे चावल लेने हैं, मेरे पास गेहूं है तो कितने लेने पड़ेंगे, वीट के बदले में, हर चीज वीट के बदले में, तो कितना, कोई कह रहा है कि 2 किलो में हो जाएगा, कोई कह रहा है 4 किलो में हो जाएगा, तो अलग अलग वैल्यू, एक कॉमन मेजर नहीं है। अगला, फ्यूचर पेमेंट की बात ही नहीं होती थी। फ्यूचर पेमेंट का मतलब, जैसे मान लो मैं आज कहूंगा कि आज मुझे टमाटर दे दो, कल मैं आपको सब्जियां दे दूंगा बाकी, या कल मैं आपको वीट दे दूंगा, तो कहेगा या मैं आपको अगले साल वीट दे दूंगा, अभी मेरे हो गई नहीं, आप मुझे अभी टमाटर दे दो। तो ऐसे फ्यूचर पेमेंट होती नहीं थी, क्योंकि अभी वो चीज की वैल्यू कुछ और है, कल को जाके उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, तो कौन एक्सेप्ट करेगा उसको। ठीक है ना। फ्यूचर पेमेंट क्यों पॉसिबल नहीं थी बार्टर सिस्टम में, क्योंकि सामान की वैल्यू डिटोरिएट हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंगली। कई कई सामान पैरिशेबल होते हैं, उन सामान की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। दूसरा,
चीजों को स्टोर करना पड़ता है जिसकी कॉस्ट महंगी पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। सीसी इकोनॉमी के अंदर हम लोग स्टोरेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए अभी तो पैसे को तो सेव कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पर हम सामान को सेव करके रखेंगे भाई फ्यूचर में। एक टमाटर वाला टमाटर कैसे सेव कर सकता है भाई? अगर व्हीट और राइस वाला बंदा सेव कर सकता है अपने, आलू प्याज वाला बंदा अपने आलू खरीद के सेव कर सकता है, ठीक है, लेकिन फ्रूट वाला बंदा या जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो नहीं कर सकता, उसको तो बेचने पड़ेंगे इमीडिएटली उसको। इतनी कॉस्ट बढ़ती है बेटा स्टोरेज की, ओशन की। मनी के आ जाने से सेल और परचेज दो अलग अलग एक्टिविटी हो गई हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले सेल और परचेज दोनों एक साइमल्टेनियस एक्टिविटी थी, मतलब अगर मैं बेच रहा हूं तो आपको खरीदना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, दोनों एक्टिविटी एक साथ थी। लेकिन मनी के आ जाने से दोनों एक्टिविटीज सेपरेट हो गई। मतलब अगर मुझे आज सेल करना है तो आई कैन सेल, ओनली सेल, है ना, आई कैन ओनली सेल। लेकिन अगर मुझे परचेज करना है तो ओनली आई कैन परचेज इफ आई हैव मनी। बट पहले ऐसा नहीं था। ठीक तो है। अगला देखो, उसकी इंफॉर्मेशन तो लिखो। एक मिनट, हाँ सही है। अंडर द बार्टर सिस्टम एक्सचेंज एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ इंडिविजुअल मस्ट अकर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही टाइम पे होते थे। टू बाय थिंग्स इंडिविजुअल मस्ट हैव द सेम टाइम सेल करना पड़ता था उसको। बट लेकिन जैसे जैसे मनी का इंट्रोडक्शन हुआ है वैसे वैसे सेल और परचेज दोनों सेपरेट एक्टिविटीज हो चुकी हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के कितने फॉर्म है? फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है? आदेश मुद्रा, जो गवर्नमेंट के या किसी अथॉरिटी के ऑर्डर पर मनी बन जाती है। कोई भी चीज मनी बन सकती है अगर क्या करना है इसका? मनी, fiat money is that form of money which is issued by the order or the authority of the government, और गवर्नमेंट के ऑर्डर पे मतलब गवर्नमेंट कहेगी कि भाई आज से ये, जैसे कि आपको इसके बारे में तो आजकल बहुत रिसेंटली पता चला है कि भाई जब मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया तो उन्होंने कहा कि ये वाले नोट अब खत्म और ये वाले नोट को हम मनी डिक्लेयर करते हैं। दैट इज फिएट मनी। तो फिएट मनी जबकि नए 500 के नोट जो है, एक मिनट हम, तो जो फिएट मनी है वो नए नोट जो है वो फिएट मनी है, और जो पुराने नोट है वो रद्द हो गए। तो सरकार के आदेश पे कोई भी चीज मुद्रा बन सकती है, कोई भी चीज। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल द नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिड्यूशियरी मनी जो है, जो हमारे ट्रस्ट पे मनी बनती है। ट्रस्ट पे मतलब कि दो बंदों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है कि उसने कहा कि मैं कागज पे लिख के जरा मनी है तो चल मनी है। सभी के लिए मनी नहीं है, वो उन दोनों के बीच में मनी है। चेक भी एक क्या है? फिड्यूशियरी मनी है, क्योंकि मैंने सिर्फ चेक में लिख के दे दिया, आपका नाम साइन कर दिए तो वो आपके लिए बन गया। क्या पता मैं बैंक में इमीडिएटली कॉल कर दूंगी चेक को कैंसिल कर देना इस नंबर की, ठीक है ना, या मैं बैंक में पैसे ही ना डालूं, वो बाउंस हो जाएगा। तो अगर कोई बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब वो एक रिलेशन या एक विश्वास पे कर रहा है। तो फिड्यूशियरी का मतलब ये क्या होता है? विश्वास, ठीक है ना, विश्वास वाली मुद्रा। ठीक है, अगला है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है कि ऐसा मनी जितनी उसकी वैल्यू छपी है ना उसके ऊपर, उतने का माल उसके अंदर लगा हुआ है, उतने का मटेरियल उसके अंदर लगा हुआ है। सोने के सिक्के, है ना, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का जो आता है उतने का ही होता है जितने की इसमें चांदी लगी है। ये सोने का सिक्का उतने का जितने की इसमें सोना लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या 2000 के नोट में इतना 2000 का सोना या कुछ लगा हुआ होता है? नहीं। तो वो क्या होता है? वो टाइप की क्रेडिट मनी होती है। क्या होती है? क्रेडिट मनी है वो। ठीक है, मतलब जिसकी मनी वैल्यू अगर बराबर है उसकी कमोडिटी वैल्यू के, तो वो कौन सा मनी है? फुल बॉडीड मनी। लेकिन अगर मनी वैल्यू ज्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है, कमोडिटी वैल्यू मतलब जिस माल से वो बना है, जिस चीज से वो बना है वो कम उसका लगा है, तो उसको बोलेंगे क्रेडिट मनी। ओके, क्रेडिट मनी refers to that money of which money value is more than commodity value,
जी मैंने बताया आपको जितने भी हमारे देश के अंदर ये कॉइन, नोट्स एंड ऑल दैट जो भी है क्या है ये हमारे क्रेडिट मनी होते हैं। ये सब बकवास चीजें। अच्छा, नाउ सप्लाई ऑफ मनी, मतलब कि कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में, बड़ा छोटा चैप्टर है इसका मतलब ये। सप्लाई ऑफ मनी पे आ गए हम डायरेक्टली, उसमें भी बस हमको M1 पढ़ना है, कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब कि हमारे देश के अंदर इस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने लोगों के पास कितने पैसे हैं, सिक्के, नोट, ये वो, बैंक में कितना पैसे जमा है उनके पास, इस सबको अगर मिलाएंगे तो उसको मनी की सप्लाई कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मनी की सप्लाई, मतलब मुद्रा की पूर्ति। ठीक है। टोटल स्टॉक ऑफ मनी, ऑल टाइप्स, जितने भी टाइप के हमारे पास नोट, सिक्के हैं, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि ये स्टॉक है ना, स्टॉक जो अवधारणा होती है वो हमेशा समय बिंदु पर मापी जाती है। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम पढ़ाई बड़े अच्छे तरीके से, बट वो आ नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली, तो ये मैंने पढ़ा दिया उसमें आपको, बट सेकंड टर्म में दोबारा से रिवाइज करेंगे उसको, मतलब शुरू से ऐसे पढ़ेंगे पढ़ाई ना हो, सब डिलीट करके आना अपने दिमाग से। सेकंड टर्म में तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, वो नेशनल इनकम आएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई ऑफ मनी डजंट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। हमें बोला गया पीपल के पास जो पैसे हैं वो ही लेने हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं उसको नहीं लेना है आपको, किसके अंदर? सप्लाई ऑफ मनी के लिए। स्टॉक ऑफ मनी हेल्डिंग मतलब बैंकिंग सिस्टम, हमारे बैंकों में जितने पैसे पड़े हैं उसको भी आपको नहीं लेना है, बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंक इटसेल्फ आर द सप्लायर ऑफ मनी। ठीक है ना, सप्लायर ऑफ मनी जो खुद सप्लाई कर रहे हैं उनके मनी को हम सप्लाई में शामिल नहीं करेंगे। ठीक। द स्टॉक ऑफ मनी held by the supplier of the money is never treated as a part of supply in the country. सप्लायर में से होते कौन कौन है हमारे पास मनी के? गवर्नमेंट, ऑल द बैंक्स, कमर्शियल बैंक and the RBI, the central bank. These all are three called the supplier of the money in our country. Supply of money include only that stock of money which is held by the people only, by the people other than suppliers, and we know that supplier are three, that are government, commercial bank and the central bank. Supply of money refers to that stock of money which is held by those who demand money, not who supply money. ठीक है। Who are the producers of money? मनी को प्रोड्यूस कौन करता है? There are only two producers of money. एक तो बैंकिंग सिस्टम में सारे आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक भी और सेंट्रल बैंक भी, एंड द गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट कैन ओनली प्रिंट नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2, ओनली 1 एंड 2 के तो बंदी हो गए, वैसे भी 1 रुपये का नोट ही छापती है गवर्नमेंट। और जितने भी टाइप के सिक्के हैं, चाहे वो 20 का हो चाहे वो 10 का सिक्का हो, सिक्के तो कितने भी हो वो सरकारी छापती है, चाहे वो 1000 रुपये का सिक्का क्यों ना हो। तभी तो गवर्नमेंट हमेशा सोचती है कि 1000 का सिक्का भी आना चाहिए और 10,000 का सिक्का भी आना चाहिए, लेकिन RBI हमेशा मना कर देता है, क्योंकि सिक्के छापना सरकार की अथॉरिटी है। अगर सरकार 10,000 का सिक्का छापेगी वो सिक्का तो अधिक हो जाएगा, है ना, और फिर धांधलियाबाजी ज्यादा होंगी, चोरियां होंगी। गवर्नमेंट के हाथों में ये पावर नहीं दी जा रही, इसलिए RBI मना कर देता है। RBI कहता है अगर 10,000 का सिक्का ही छापना तो हम नोट छाप के देंगे 10,000 का आपको, बट उससे चोरियां बढ़ेंगी थोड़ी सी, क्योंकि 10,000 का नोट किसी के हाथ में लेके कोई भागा तो 10,000 रुपये गए उसके हाथ से, चिल्लाता रह जाएगा, है ना। और 10,000 के आपको अगर 10 नोट भी संभाल के रखने 1,00,000 पूरे। ठीक है। measure of money supply, we are going to study the measures in India. There are 4 alternative measures, M1 से लेके M4 तक, ठीक है, बट हेयर वी ओनली डिस्कस अबाउट M1, बाकी सब कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है। M1 के अंदर क्या क्या आता है जी? इसके अंदर आता है CODD और OD।
C for currency, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट में क्या इंक्लूड है, अदर डिपॉजिट में क्या इंक्लूड है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। C for currency, currency held by the people of the country in the form of coins and notes. DD refers to the demand deposit of the people with the commercial banks. These are checkable deposits that means can be withdrawn or transferred on demand. कभी भी इसको पैसा निकाल सकता है बंदा, किसी भी बंदे के बैंक में पैसे जमा है तो वो उसके चेकेबल है, कभी भी किसी को चेक काट के दे सकता है, वो विड्रॉएबल है, किसी को भी कभी भी विड्रॉ कर सकता है उसको अपनी मर्जी से। अगर आपके बैंक में पैसे हैं और आप निकालने जा रहे हो, क्या बैंक आपको मना कर देगा? एटीएम मना कर देगा आपको। लेकिन अगर आपने बैंक गए और बैंक में आपने फॉर्म भरा है कि मुझे 4 लाख रुपए इमीडिएटली चाहिए, तो बैंक को देने पड़ेंगे। एटीएम की लिमिट होती है, बैंक की नहीं होती, ठीक है। जमा करने की लिमिट है, निकालने की नहीं होती है, बशर्ते कि आपके बैंक में इतने पैसे होने चाहिए। देयर आर अदर डिपॉजिट विच इंक्लूड आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट में क्या क्या शामिल है? डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आरबीआई डज नॉट डील विद पब्लिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पब्लिक का पैसा आरबीआई में जमा ही नहीं होगा। आरबीआई के पास पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड है ना, और भी बहुत सारे हैं, एलआईसी, फिक्की है ना, फाइनेंशियल फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, कमर्शियल बैंक, ये सब कुछ होती है। नाबार्ड का पैसा वहां पे जमा लक्की यू कैन गो नाउ। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक है वैसे फॉरेन सेंट्रल बैंक्स होते हैं। यूएस का कोई सेंट्रल बैंक है, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा हमारी आरबीआई के पास जमा है, तो वो भी हम यहाँ पे M1 में शामिल कर लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल लाइक IMF, like World Bank, these all are to be included in the what called M1, ठीक है। Demand OD does not include what? Deposit of the government, deposit of the country's banking system, because these are the suppliers of the money. अगर आरबीआई के पास गवर्नमेंट का पैसा है, आरबीआई के पास सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स का पैसा है, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी M1। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो इंक्लूड होगा, और ये भी याद रखना है कि क्या इंक्लूड नहीं होगा। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। Now we'll talk about net demand deposit, gross demand deposit. There is distinction between net और gross. दोनों का डिफरेंस, वैसे नेशनल इनकम में क्या पढ़ा हमने? डेप्रिसिएशन, बट यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा नहीं है। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स, क्लेम फॉर वन बैंक अगेंस्ट द अदर। अगर पीएनबी को आरबीआई को पैसे देना है, सॉरी पीएनबी को अगर एसबीआई को पैसे देना है, या एसबीआई को एचडीएफसी को देना है, तो इनको बोलते हैं इंटर बैंक क्लेम्स, बैंकों के आपस में क्लेम, ठीक है। और नेट का मतलब है डज नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स, सारे नेट कर दो, सबको काट दो, ठीक है। कि भाई एसबीआई को एचडीएफसी को देने हैं, एफसी मान लेना, एचडीएफसी, और एचडीएफसी को एसबीआई को देने हैं कुछ पैसे। तो अगर इनको देखते हुए हम बैंक डिमांड डिपॉजिट देखते हैं, तो क्या हुआ? ग्रॉस। इनको एलिमिनेट कर देते हैं, भाई आपस में सेट ऑफ कर देता है आरबीआई, तो उसको बोलते हैं नेट, ठीक है। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर टू बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि मनी सप्लाई इंक्लूड दिस फॉलोइंग: ग्रॉस, नेट, बोथ, नन। तो यू मस्ट से what is term deposit and what is demand deposit. As I told you, demand deposit you go to the bank and ask your money, government bank will give you. अब बैंक में जाके पैसे मांगते बैंक वाले देंगे। लेकिन टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आपने एक समय सीमा के अंतराल में
पैसे को बोला कि भाई मैं तभी निकालूंगा, मयाधि सावधि जमाए, इनकी एक अवधि होती है, आप तभी निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं। अगर आप उसको तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, एफडी को भी। तो टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक एफडी, दे आर फॉर 5 year, 3 year, 1 year, 10 year, 20 years, ठीक है। यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी until you have to follow some formalities with बैंक। अगर आपको कुछ निकालना है पैसा, ही नहीं कि आप जाओगे एफडी बोलोगे सर मेरे को एफडी, वो कोई फॉर्मेलिटी पूरी करो तब आपको एफडी का पैसा मिल जाएगा। दे आर नॉट चेकेबल। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख की एफडी है और अकाउंट में आपके 1 लाख का चेक 1 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप किसी को 8-9 लाख या 5 लाख रुपए काट के नहीं दे सकते चेक से, क्योंकि एफडी से नहीं कटेगा पैसा, ठीक है। डिपॉजिटर कैन नॉट विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन नीडेड, कभी भी वो पैसे उसको विड्रॉ नहीं कर सकता है, चेकेबल नहीं है, मतलब कि टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल, ओके। डिपॉजिटर्स कैन नॉट साइन अ चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स, ओके। चलिए, और टर्म डिपॉजिट को हम लोग M1 में शामिल नहीं करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। हम डिमांड डिपॉजिट को करते हैं, उसमें आते हैं आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, दोनों शामिल होते हैं, ओके। मनी को सप्लाई कौन करता है? सेंट्रल बैंक तो खुद ही छापता है नोट, प्रिंटर ऑफ द नोट्स। द monopoly of printing notes is with the RBI. RBI is only authority in the country who can print notes, okay, and who can authorize the issue of the notes. RBI के print the note, RBI ने print कर रखे हैं notes, but issue भी RBI की order से ही होंगे वो। Government can only suggest, government can only recommend, government कहती है कि 10,000 का नोट छापो भाई, क्या दिक्कत है, but until RBI cannot give approval, it cannot be issued, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया कि हम 500 के नोट बदलना चाहते हैं, हम मुद्रा क्या बोलते हैं, मुद्रा वो डिमोनेटाइजेशन को क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण, क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन, हमें डिमोनेटाइजेशन करना है। तो मोदी जी ने आके बोला कि हमें देखो 2014 में आए, 16 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उन्होंने 2 साल लगातार आरबीआई को पुश किया कि प्लीज डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए, बिकॉज ब्लैक मनी को हमें इरोड करना है, ठीक है। तो करते 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 उन्होंने पहले क्योंकि गवर्नर मान नहीं रहा था, द गवर्नर वाज एट दैट टाइम मिस्टर रघुराम राजन, हु सपोर्ट्स कांग्रेस क्लियरली, ओके। द गवर्नर मस्ट नॉट बी अ पॉलिटिकल पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल। गवर्नर जो होता है वो कभी भी राजनीतिक उससे उसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि वो कांग्रेस सपोर्ट करे या बीजेपी सपोर्ट करे, इंडिपेंडेंट होता है वो, क्योंकि आरबीआई इज नॉट अंडर एनी गवर्नमेंट कंट्रोल, आरबीआई किसी के कंट्रोल में नहीं है, आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो उनको हटा दिया गया, उनको प्रेशराइज करके हटा दिया गया रघुराम राजन को, बिकॉज ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। रघुराम राजन इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, यूएस में रहते हैं वो, हाँ वो पढ़ लिख करके वहीं सेटल हुए हैं ना, तो वो वहीं के पढ़ लिखे वहीं पे सेटल हुए। हम कहा ना ब्रेन ड्रेन तो ऐसी हमारी कंट्री में हो रहा है, जो भी एजुकेटेड लोग हैं सारे। पराग अग्रवाल बिकम द ट्विटर सीईओ, ही इज वेरी एजुकेटेड, IITN, ही स्टडीड इन इंडिया एंड गोन टू USA, लिविंग देयर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ब्रेन ड्रेन ही तो है ये। अगर वो टैलेंट हमारी कंट्री में काम करे तो हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ डेवलप हो जाए, बट वो ट्विटर की नौकरी करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। तो बहुत सारे मतलब अराउंड मेरे ख्याल से 50 कंपनीज ऐसी होंगी जिसमें इंडियन ओरिजिन के सारे CEO बने बैठे हैं, जो अपने देश के लिए काम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन इन इंडिया, कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन। ये सारे जनरल कैटेगरी के लोग मिलेंगे। अग्रवाल आर दो बनिए होते हैं, है ना, जितने आपको मिलेंगे सारे सारे ऐसे होते हैं जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो ही जाते हैं ना यहाँ से। बाकियों के तो बाकी इंटेलिजेंट अगर हैं और वो SC ST कैटेगरी है तो उनको जॉब मिल जाएगी इजीली, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो डिमोनेटाइजेशन के लिए रघुराम राजन जी को हटा दिया गया और साथ में किसको लाया गया, उर्जित पटेल, ही वाज गुजराती, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मिस्टर मोदी, ओके। तो उर्जित पटेल को बनाया गया गवर्नर एक रातों रात, और लेकिन पहले से ही प्लानिंग थी कि उर्जित पटेल जो है वो गवर्नर बनने वाले हैं, और जो जितने भी नए नोट छप के आने वाले थे उन पर रघुराम राजन के साइन नहीं कराए गए,
इसके ऊपर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इशू छिड़ गया था, क्योंकि उर्जित पटेल को रातों रात गवर्नर बनाया गया और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर डिक्लेयर कर दिया कि भाई नोटबंदी होने वाली है। ठीक है, तो सारे नए नोटों पे उर्जित पटेल के साइन है, किसी भी रघुराम राजन के साइन नहीं मिलेंगे, बिकॉज ही डिनाइड, उसने मना कर दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट ओनली सजेस्ट कर सकती कि प्लीज ऐसा करो, और अगर आरबीआई का गवर्नर बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तो इसलिए बोल रहा था ना क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट करता है इस सरकार की, हम क्यों नाम बढ़ाई करें अच्छी, उसने मना कर दिया, उसको हटा दिया गया। मतलब इस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया गया कि उसको रिजाइन करना पड़ा, कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, और उर्जित पटेल को गवर्नर बनाया गया और उर्जित पटेल को बोला गया अब तुम सारे इसको साइन, मतलब एक तरीके से वो एक पपेट कि बस करना है काम, और सारे नोटों पे साइन करा दिया। साइन क्या कराने होते हैं, वो तो बस एक साइन मारता है, उसको सब पे पेस्ट करके प्रिंट कर दिया जाता है। कौन सा बैठ के सारे नोटों पे बैठ के साइन करेगा, एक नोट दो नोट, है ना, तो प्रिंट कर देते हैं। तो सारे नोट पहले से रेडी करवा दिए गए थे, पहली गड्डियां रेडी थी बन गई 2,000 की और 500 की, तो वो एकदम से डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया गया और पूरी कंट्री में नोट सर्कुलेट हुए धीरे धीरे करके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिमोनेटाइजेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करती है नोट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम आरबीआई वो प्रिंट करती है, और कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं, दे आर नॉट सप्लायर ऑफ मनी, दे आर क्रिएटर ऑफ मनी थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। जो हमने पूरा प्रोसेस समझा था, आपको दोबारा समझा दूंगा ये क्रेडिट क्रिएशन से कैसे मनी को क्रिएट किया जाता है। और आखिरी है हमारा गवर्नमेंट, सरकार तो सिक्के छापने तक ही सीमित है, ठीक है, और 1 रुपए का नोट सरकार के हाथों में, बाकी वो सरकार कुछ नहीं छाप सकती। और मतलब कहने का मतलब है कि सरकार कैन प्रिंट ओनली लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब इसको आप स्वीकार करोगे लिमिटेड मात्रा में, 1000 रुपए से ज्यादा के आप सिक्के स्वीकार नहीं कर सकते, यू कैन डिनाई। 1000 रुपए ज्यादा के सिक्के आप स्वीकार नहीं कर सकते हो, कॉइनेज एक्ट कहता है। इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ द मनी, आरबीआई इशू करेंसी नोट्स एंड ऑल दैट। लेकिन आरबीआई कभी भी नोट छापता है तो क्या उसके पीछे कुछ बैकअप रखता है वो? यस, कल एग्जाम। तो 200 रुपए का मिनिमम रिजर्व, 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखता है, 200 रुपए का 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व अपने पास रखता है, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में रखे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रखे, लिक्विड फॉर्म होना चाहिए, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रखे। ठीक है, मतलब उसमें ये कहा जाता है कि 200 करोड़ में से 115 करोड़ का तो गोल्ड ही होना चाहिए, और 85 करोड़ का कुछ और हो सकता है, लाइक फॉरेन करेंसी, डॉलर रख लो, है ना, कुछ भी रख लो बेटा, या नून जो भी पाउंड रखना है कुछ भी, है ना, उतने रुपए का होना चाहिए बेटा। तो कमर्शियल बैंक जो हैं वो सेकेंडली मनी क्रिएटर, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसको अभी छोड़ के आगे चल देते हैं। बैंक मनी क्या होती है? जो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं, जो कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करते हैं, जिसको उसको बोलते हैं बैंक मनी। देन व्हाट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड उच्च स्तरीय मुद्रा, उच्च शक्तिशाली मुद्रा। इट इज दिस सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का बहुत सारा पैसा ऐसा है जो वॉल्ट है, वॉल्ट मतलब जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, बस वो एक जगह पे रखा हुआ है। तभी कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास जमा होता है एज अ सीआरआर, आपको पता ही है। तो वो सीआरआर जो बैंक आरबीआई के पास जमा है, उसका कोई यूज थोड़ी है, उसको सिर्फ जमा करने के लिए रखा हुआ है, वहां पे निकाल नहीं सकते बैंक कभी भी उसको, तो वो वॉल्ट कैश हुआ। एंड कुछ मतलब ये जो थर्ड वाले पार्ट में है ना, कैश रिजर्व तो कमर्शियल बैंक, वो आरबीआई रखवाता है अपने पास, ताकि कभी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट उसको इस्तेमाल कर सकता है वो। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी बेस और अ बेस मनी। ये आपके एमसीक्यू के लिए ना एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हाई पावर्ड मनी को मॉनेटरी बेस कहते हैं या बेस मनी कहते हैं। ऑल दीज, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होता, ज्यादा कुछ बातें लर्न करने के लिए है ही नहीं, बहुत लिमिटेड सी चीजें हैं ये, इसमें आपको ज्यादा पढ़ना है ही नहीं। एंड दिस चैप्टर इज ओवर। ओके, करें क्या ओवर?